सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड के लिए हमने शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान तैयार करने हेतु कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान विषय को लिया है। और सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, भारत और विश्व, इस पाठ पर हमको शिक्षण योजना तैयार करनी है। साथियों, इस कालखंड में मैं आप लोगों को टीचिंग प्लान सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कैसे तैयार करना है, साथ ही इसका प्रस्तुतिकरण हम किस तरह से दे सकते हैं, इसके संदर्भ में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप टीचिंग प्लान तैयार करें तो सबसे पहले आप जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया पाठ है जिसके लिए आप टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हैं, उसका भली भांति और बारीकी से अध्ययन कर लें कि उसमें कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं और हमको बच्चों को क्या समझाना है, क्या हम बच्चों के मस्तिष्क में डालना चाहते हैं। साथ ही जो लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर्स हैंडबुक है उसका भी आप अध्ययन कर लें और उसमें देख लें कि कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं, पेडागॉजिकल प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, ठीक है। उनको आधार मानते हुए जो पाठ है, पाठ में दी गई जो अवधारणाएं हैं उनको लिखें और जो गतिविधियां जो हो सकती हैं उनको तैयार करके आप अपना टीचिंग प्लान तैयार करें। साथियों, उदाहरण स्वरूप यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने पूरे जो 9 खंड दिए गए हैं, इन 9 खंडों में जानकारी को लिखा है पाठ 1 भारत और विश्व के अंतर्गत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करने से पहले हम पाठ्य पुस्तक पर एक नजर डाल लेते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं ये सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक और इस सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 भारत और विश्व आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पाठ में हम देखेंगे साथियों की जो अवधारणाएं हैं, इतिहास का 3 कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है, ये है ना। दूसरी बात, मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। फिर है यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या थी और अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। ये आइए सीखे में दिया हुआ है और साथ ही यही हमारे लिए अवधारणा क्षेत्र भी है। इस पाठ का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन बातों के बारे में हमको जानने को मिलता है और जब हम बारीकी से अध्ययन कर लेंगे साथियों तो जो बाकी खंड में जो जानकारी है वह हम आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही टीचर हैंडबुक की बात करें तो आप टीचर हैंडबुक देख रहे हैं साथियों, ये है ना। इस टीचर हैंडबुक में सामाजिक विज्ञान के लिए जो शिक्षण योजना का प्रारूप है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ से भी आप जो जानकारी वो ले सकते हैं। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक से भी जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां से भी जानकारी लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते साथी। तो सबसे पहले हम बात कर ले अवधारणा क्षेत्र की। तो साथियों, जैसे कि पाठ्य पुस्तक में मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि अवधारणा क्षेत्र आइए सीखे यहीं पर दिए हुए होते हैं और हमको यहाँ से अवधारणा क्षेत्र लेना चाहिए कि हम विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं या इस पाठ में कौन से कॉन्सेप्ट छिपे हैं, कौन सी बातें दी गई हैं, ठीक है, जो कि हमको विद्यार्थियों को पढ़ाना आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि इतिहास के काल विभाजन को समझाना, यानी इतिहास का जो काल विभाजन है उसकी समझ हमको विद्यार्थियों में डालना है। आगे देखेंगे तो मध्यकाल का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, यानी मध्यकाल का जो इतिहास है जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं इसके बारे में बताना है विद्यार्थियों को। और फिर हम आगे देखते हैं तो यूरोप के मध्यकाल का संक्षिप्त इतिहास, यानी यूरोप, यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर देखेंगे ये तो यूरोप के मध्यकाल का जो इतिहास है वह भी यहाँ पर दिया हुआ पाठ्य पुस्तक में। तो हम अवधारणा क्षेत्र के अंदर इसको भी हमने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा मुगल काल का साहित्य व सिक्के जानना, इन मुगल कालीन जो साहित्य है यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा और जो सिक्के हैं इनके बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताना आवश्यक है। तो ये अवधारणा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और जब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे तो हमको यह भी बताना होगा कि हम इस अवधारणा क्षेत्र में इन बिंदुओं को क्यों लिया है। हमको बताना पड़ेगा कि हमने इसलिए लिया है कि हम इन बिंदुओं के बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ठीक है। आगे पाठ का नाम और क्रमांक, तो जो पाठ का नाम है जिसके लिए हम हमारी जो शिक्षा योजना है जिसके लिए तैयार कर रहे हैं उसका नाम को लिख देना है। फिर आगे आता है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां और प्रस्तावना। तो इसमें जो पेडागॉजिकल प्रक्रिया है, प्रस्तावना है, वो आप अपने अनुसार विद्यार्थियों को समझाने के लिए लिख सकते हैं ताकि जो ये अवधारणा है इनको आप स्पष्ट कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है कि विद्यार्थियों से इतिहास क्या है पर चर्चा एवं विकास के आधार पर परिवर्तनों के कारण इतिहास का 3 कालों में विभाजन पर चर्चा करना। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो गतिविधियां हैं, मिला के पेडागॉजिकल प्रक्रिया, शिक्षा शास्त्र
जब हम विद्यार्थियों को किसी अवधारणा क्षेत्र के बारे में या किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सिखाने का जो तरीका है, ढंग है, उसके बारे में सोचना होता है। तो साथियों वही बात जो है पेडागॉजिकल प्रक्रिया में आती है, शिक्षा शास्त्र, सिखाने का शास्त्र। ठीक है, हम बच्चों को कोई अवधारणा, कोई जानकारी को किस तरह से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनके मस्तिष्क में बिठा सकते हैं, यही बात। तो इसके लिए हमको कुछ गतिविधियों की आवश्यकता होती है या प्रस्तावना बनाने की आवश्यकता होती है। तो गतिविधियों और प्रस्तावना को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, अभी मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों से इतिहास क्या है इस पर चर्चा करना। तो हम चर्चा करेंगे इतिहास किसे कहते हैं। इसके अलावा विकास के आधार पर परिवर्तनों के कारण इतिहास को 3 कालों में विभाजन पर चर्चा करना, यानी विकास के आधार पर। देखिए जहां भी विकास होता है तो विकास के कारण क्या है, परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तो वही तो इतिहास होता है। तो विकास के आधार पर जो परिवर्तन हुए हैं, है ना, उसको 3 कालों में विभाजित करना, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है उसका हम भली भांति अध्ययन कर लेंगे, हमको सारी जानकारी पता होगी, तो हम विद्यार्थी साथ में धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि पूर्व काल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों पर चर्चा करना, यानी पूर्व काल में पहले का काल, पहले के बारे में जानकारी। जैसे उदाहरण के लिए हम विद्यार्थियों के जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज क्या करते थे, है ना, किस प्रकार वो खान पान था, है ना, इसके संबंध में चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, हम बच्चों के स्वयं के इतिहास की बात कर सकते हैं, या अपने क्षेत्र विशेष का जो इतिहास है ना, उनकी बात कर सकते हैं। पहले क्या था, है ना, जैसे खेती करने का तरीका पहले क्या था, अब किस तरह से खेती करते हैं, इस प्रकार कई तरीके हो सकते हैं। तो हम विद्यार्थियों से इस पर हम चर्चा कर लेंगे। इसी तरह से ऐतिहासिक भ्रमण की योजना बनाना व उस पर अमल करना। हम चूंकि इतिहास जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे आसपास ऐसा कोई ऐतिहासिक महत्व का स्थल है तो उसकी यात्रा करने या उसका विजिट करने का हम एक योजना बना सकते हैं और फिर हम उस पर अमल कर सकते हैं, यानी कुमला के भ्रमण पर ले जाकर के विद्यार्थियों को उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आगे ये है कि वर्तमान की जीवन शैली की तुलना मध्यकाल की जीवन शैली से तुलना करते हुए चर्चा करना। हम विद्यार्थियों से चर्चा कर सकते हैं कि वर्तमान का जो जीवन है हम लोगों का, ठीक है, उस जीवन का जो मध्यकाल में जीवन था लोगों का, उस जीवन से हम तुलना कर सकते हैं। तो इससे काफी कुछ हमको समझाने में सहायता मिलेगी, इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। साथियों ये सब कुछ मैंने उदाहरण स्वरूप लिखा है, आप अपने तरीके से गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और प्रस्तावना को तैयार कर सकते हैं। ये पेडागॉजिकल प्रक्रिया यानी कुल मिला के शिक्षा शास्त्र, सिखाने का शास्त्र है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब देखिएगा ये अवधारणा क्षेत्र है जो पाठ 1 दिया हुआ है, भारत और विश्व। इसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने को, इस पाठ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए कुछ सहायक शिक्षण सामग्री यानी ऐसी सामग्री जो हमको पढ़ाने में, अध्यापन करने में सहायता करे। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है कि विश्व का नक्शा। सबसे पहली बात यह है कि हमको विश्व के नक्शे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विश्व के नक्शे से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि पहले किन किन क्षेत्रों में किस किस सम्राट का या राजा का शासन था, ये बता सकते हैं, है ना, कौन से क्षेत्र तक किसका राज्य फैला हुआ था, ये सब सारी बातें हम बच्चों को बता सकते हैं। फिर प्राचीन सिक्कों को प्रदर्शित करने वाले चित्र यानी पुराने जमाने के सिक्के, जैसे कि देखो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में ही दिए गए हैं ये प्राचीन सिक्के, तो इनके चाहे तो आप चित्र बना सकते हैं या कोई पोस्टर मिल जाए प्राचीन सिक्कों का तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर आगे है पूर्व काल में हुए राजा महाराजाओं के चित्र यदि संभव हो तो। पूर्व काल में जैसे कई राजाओं महाराजाओं के वो चित्र मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम अकबर का अगर कोई चित्र मिल जाए मानो तो हम वो चित्र ले सकते हैं, हुमायूं का चित्र ले सकते हैं, महाराणा प्रताप का चित्र ले सकते हैं, चोलवंशी राजाओं का चित्र ले सकते हैं। तो ये जो अगर संभव हो, मान लो हमको आसानी से मिल जाए तो इन चित्रों का भी प्रयोग हम इसको समझाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक शब्दावली, देखिएगा ऐतिहासिक शब्दावली की सूची जो है वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द आता है तत्कालीन। कई बार विद्यार्थियों को पता नहीं होता तत्कालीन का मतलब क्या होता है। तत्कालीन का मतलब है उस समय का, जिस समय वो समय चल रहा था उस समय का। तो ऐसे ही जो शब्दावली है, ऐतिहासिक शब्दावली, उससे संबंधित जो सूची है वो भी हम ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन की बात है तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसी तरह से हमको अपनी जो शिक्षण योजना है उसका प्रेजेंटेशन देना है कि हमने ये बिंदु क्यों लिखा है या हमने टीएलएम में ये टीएलएम क्यों लिया है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हम इसलिए हमने केवल टीएलएम रखे हैं। आगे हम देखते हैं तो अनुमानित कालखंड यानी समय,
कितने कालखंडों में इस पाठ को हम पूरा कर सकते हैं? तो साथियों मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा है 3 कालखंड। आप जितने कालखंडों में इस पाठ को पढ़ा करके कंप्लीट कर सकते हैं उतने कालखंड आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, आगे आता है लर्निंग इंडिकेटर। साथियों मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि लर्निंग इंडिकेटर्स क्या हैं। यानी लर्निंग इंडिकेटर्स का मतलब सीखने के संकेतक। हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं, इस बात की जानकारी हमको जिन बातों से पता चलती है वही लर्निंग इंडिकेटर है। जैसे कि विद्यार्थी इतिहास क्या होता है समझते हुए अपने परिवेश में स्थित स्थलों के इतिहास पर चर्चा कर सकेंगे। देखिएगा, बच्चे इतिहास पर चर्चा करेंगे, इतिहास क्या होता है वो जान सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि यदि अपने परिवेश में आसपास कहीं पर कोई ऐतिहासिक महत्व के स्थल है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं कि ये भी ऐतिहासिक महत्व का स्थल है और उसके बारे में बता सकते हैं। आगे, अपना स्वयं या पूर्वजों के इतिहास पर चर्चा कर सकेंगे। जब इतिहास के बारे में बच्चे जान जाएंगे तो निश्चित तौर से वो अपने स्वयं के इतिहास के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे भी हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या खाते थे, उनकी जीवन शैली की कैसी थी, कैसे वस्त्र पहनते थे, आज हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, इस पर वो आसानी से चर्चा कर सकेंगे। इसी तरह से आगे मैंने यहाँ लिखा है कि प्राचीन मुद्राओं को पहचान सकेंगे। इन्हें पहले जमाने की जो मुद्राएं हैं, जब हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि जो कीलम का प्रदर्शन करेंगे तो पुराने जमाने की मुद्राओं को वे आसानी से पहचान पाएंगे और उस पर वो चर्चा भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लर्निंग इंडिकेटर्स हो गया, केवल मैंने उदाहरण स्वरूप बताया है। और आगे हम देखते हैं तो मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न। साथियों जब इस पाठ को हम पूरा पढ़ा लेंगे, समझा लेंगे, तो हमको ये भी जांच करनी पड़ेगी कि हमारे विद्यार्थी ने कितना सीखा या हमारे विद्यार्थी को जो कुछ हमने पढ़ाया वो कितना जान पाए। तो उसके लिए हमको कुछ प्रश्न बनाने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो पाठ है इस पाठ से हमको कुछ प्रश्न बनाने पड़ेंगे और प्रश्न के साथ साथ कुछ गतिविधियों का भी आयोजन करना पड़ेगा ताकि हम ये पता कर सके कि जो कुछ हमने विद्यार्थियों को सिखाया है वो विद्यार्थी कितना सीखा है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, इनके बारे में बताएं ये क्या है। हम बच्चों को जब पूरा पाठ पढ़ा लेंगे तो बच्चों पूछ सकते हैं भैया ये जो हम लिख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, तो इनके बारे में आपको बताना है। जैसे अगरूनी, पृथ्वीराज रासो, मद्रास, ये हम शब्द देंगे। ठीक है, ये ऐतिहासिक शब्दावली का तरफ है। और हम बच्चों को पूछेंगे कि भाई जैसे अगरूनी के बारे में बताओ, तो बच्चे अगर समझ चुके होंगे तो अगरूनी के बारे में बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, और इसके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसके बारे में बता देंगे। पृथ्वीराज रासो क्या है उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, इस तरह मद्रास इसके बारे में बता सकते हैं, चेन्नई का पुराना नाम। तो इस तरह से हम इस प्रकार की गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। बच्चों को ग्रीन बोर्ड में लिख करके हम ये गतिविधि आयोजन करके मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे है इस्लाम धर्म का उदय कब और कहां हुआ। जब हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो हम बच्चे को पूछेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ और कहां हुआ, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि 5वीं शताब्दी में। ठीक है, अरब देशों में हुआ। तो ये इस तरह से बच्चे आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह से पर्ची उठाओ और पर्ची में दी जानकारी पर अपनी टिप्पणी दो। हम कुछ पर्चियां बना सकते हैं, गतिविधि ऐसी करेंगे ना, पर्चियां कुछ बना देंगे और पर्चियों में हम कुछ जानकारी को लिख के बंद कर देंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे ये पर्ची उठाओ और पर्ची में दी गई जो जानकारी है उस पर अपनी टिप्पणी दो। जैसे कि फ्यूडम क्या है, हमने किसी पर्ची लिखे फ्यूडम क्या है, तो बच्चे फ्यूडम पर अपनी टिप्पणी देंगे, है ना। एक प्रकार का सामंतवाद इसी से प्रारंभ हुआ था, है ना। जमीन का छोटा टुकड़ा जो कि रक्षा के बदले में जो सामंत जो लोग हुआ करते उनको दे दिया करते थे। तो यही मतलब ये फ्यूडम जो है, फ्यूडमिज्म जो इसका उदय हुआ तो इससे हुआ। तो इस पर बच्चे जो है अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पुरातत्व स्रोत, इस पे एक पर्ची बना दी और इस तरह की बहुत सारी पर्चे डाल दी और बच्चों को हम पूछते रहे तो बच्चे अगर बता देंगे तो हम समझ जाएंगे जो कुछ भी हमने पढ़ाया है तो बच्चे भली भांति समझ रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने ये कुछ गतिविधियां मूल्यांकन के लिए लिखी हैं, आप अपने तरीके से भी मूल्यांकन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह आगे देखते हैं, आओ करके सीखे घर में और खेल खेल में। साथियों जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियोस में बताया है कि भैया इसका मकसद क्या है, जैसे कि हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं, घर में करने के लिए अतिरिक्त काम देते हैं, है ना, ताकि जो कुछ हमने बच्चों को पढ़ाया है वो उनके मस्तिष्क में स्थायी रहे और जो सीखा हुआ ज्ञान है वो स्थायी हो जाए। उसके लिए यहाँ से मैंने लिखा है कि आपके आसपास ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, इमारतों
का विवरण देते हुए सूची तैयार करो। हम विद्यार्थियों के काम दे सकते हैं कि भाई आपके आसपास आपके परिवेश में यदि कहीं ऐतिहासिक महत्व का कोई स्थल है, कोई इमारत है, तो उसके बारे में आपको जानकारी कलेक्ट करना है, उसके बारे में जानकारी लिख कर रखना है और उसको फिर कक्षा में प्रस्तुत करना है। इसी तरह से अपने परिवार का इतिहास संक्षेप में लिखो। हम बच्चों के काम दे सकते हैं भाई आपको अपने परिवार का इतिहास लिखना है। निश्चित तौर से बच्चा अपने घर में पूछे, अपने माता पिता से अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हासिल करेगा और उसके बारे में लिखेगा। और जब बच्चा ऐसा करने लगेगा तो निश्चित ही इतिहास के बारे में उसकी समझ काफी अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से पाठ 1 को पढ़ो और जो बात तुम्हें प्रभावित करे उसे लिखो, वह कक्षा में उसका वर्णन करो। हम ये भी दे सकते हैं बच्चों की भाई इस पूरे पाठ को आपको पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात आपको जो भी बात सबसे अच्छी लगे उस सबसे अच्छी लगने वाली बात को आप अपने शब्दों में लिखो और फिर उसको कक्षा में प्रस्तुत करो। तो इस तरह से देखिए, आओ करके सीखे घर में खेल खेल के अंतर्गत हम इस प्रकार की जानकारी दे सकते हैं। आगे आए साथियों, तो अंतिम खंड है लर्निंग आउटकम्स। इतना सारा पढ़ाने के पश्चात ठीक है, विद्यार्थी क्या प्राप्त कर लेंगे, विद्यार्थी को क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, उससे हम यहाँ देखते हैं सीखने की संप्राप्ति। यानी बच्चों को इतना पढ़ाने के बाद में क्या सीख लेना चाहिए, कौन सी समझ उनके अंदर विकसित हो जाएगी, इसके बारे में हम यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मध्यकालीन इतिहास को समझते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान के विकास आधारित इतिहास का संबंध जोड़ते हैं। देखिएगा, हमारे विद्यार्थियों को जब हम पूरा पाठ पढ़ा देंगे तो निश्चित ही मध्यकालीन इतिहास को समझ लेंगे। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान का जो विकास हुआ है, एक स्थान का विकास और दूसरे स्थान का विकास के अलावा जो इतिहास है, उनके इतिहास को आपसी संबद्ध करने की कोशिश करेंगे कि भाई वहां पर ऐसा था तो क्यों और वहां पर ऐसा था तो क्यों। ये बच्चे सीख लेंगे। इसी तरह से आगे लिखा है कि ऐतिहासिक शब्दावली से परिचित होकर अपने शब्दों में विवरण देते हैं। बच्चे जब हम पढ़ा देंगे तो जो ऐतिहासिक शब्दावली है, बहुत सारे शब्द इतिहास के हैं, उनकी समझ बन जाएगी और फिर उन पर अपने जो विचार है वो दे पाएंगे। ठीक है, और आगे दिया है मैंने साथियों, इतिहास जानने के स्रोतों को समझते हैं और विवरण लिख सकते हैं। इतिहास जानने के जो स्रोत है उनके बारे में उनकी समझ बन चुकी है और वे उनका विवरण दे सकते हैं या देते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये लर्निंग आउटकम जो है मैंने इस पार्ट से लेते हुए यहाँ पर लिखा है। और साथियों, केवल समझाने की दृष्टि से मैंने बहुत संक्षेप में यहाँ जानकारी लेखन किया है और आप इसका भली भांति और विस्तृत जो अध्ययन करने के पश्चात काफी अच्छा जो टीचिंग प्लान है वो तैयार कर सकते हैं। साथियों, प्रस्तुतिकरण की बात हम करें तो प्रस्तुतिकरण भी लगभग आपको ऐसे ही देना है, चाहे आप वर्चुअल प्रस्तुतिकरण दे या फिर आप सीधे फेस टू फेस जो अपना प्रस्तुतिकरण दे, तो आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी कि आपने ये बिंदु लिखा है तो क्यों लिखा है और इसका महत्व क्या है। प्रेजेंटेशन का यही मतलब होता है कि हम जो कुछ भी विवरण देते हैं तो उसको देने का मतलब क्या और क्यों लिखा है, इससे बच्चे क्या सीखेंगे, ये आपको बताने की आवश्यकता है। साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, आशा करता हूँ जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।